हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल राइजिंग जोग्राफर पे। हमेशा की तरह आज फिर से हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे जो यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का हमारा विषय है पंचवर्षीय योजना या 5 ईयर प्लान। तो पंचवर्षीय योजना में जब आप कहीं भी पढ़ेंगे, जब अध्ययन करेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें पाएंगे, जैसे क्या लक्ष्य रखा गया, कितना लक्ष्य पाया गया। तो बहुत सारे एस्पेक्ट आपको मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे हम केवल हालांकि ज़रूरी सभी हैं, लेकिन हम कुछ ऐसी ज़रूरी बातें करेंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं आज का। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो पंचवर्षीय योजना का जो इतिहास है उसमें हम स्टालिन को याद करते हैं। स्टालिन जो रूस के थे, उन्होंने सबसे पहले पंचवर्षीय योजना को इंट्रोड्यूस किया था। सबसे पहले उन्होंने रूस में लागू किया था। और जब हम भारत में बात करते हैं तो भारत में आते हैं तो जब अंग्रेज यहाँ से गए थे, जब बहुत स्थिति खराब थी, तो उस समय जो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने पंचवर्षीय योजना को, रूस का जो कंसेप्ट था रूस में, उसको भारत में लाने का काम किया। और अगर हम पंचवर्षीय योजना की बात कर रहे हैं तो हमको 2 डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हमको याद रखना होगा। पहले मैं नोट करता हूँ, यहाँ पे आप देखिए इसको, 15 मार्च 1950। ठीक है, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन होता है। योजना आयोग, ठीक है, योजना आयोग का गठन। ये डेट आपको याद रखनी है, 15 मार्च 1950। इसी के साथ 6 अगस्त 1952 को एक और संस्था का गठन होता है। 6 अगस्त 1952, ठीक है, इसको कहा गया राष्ट्रीय विकास परिषद। अब देखिए, जो योजना आयोग जो योजनाएं बना रही थी, जो प्रादेशिक नियोजन के लिए, जो देश के विकास के लिए जो योजना बनाती थी, उसमें अंतिम सहमति राष्ट्रीय विकास परिषद की होती थी। तो ये 2 चीज़ें महत्वपूर्ण रही आज के यहाँ से। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं एक एक करके कि जब शुरुआत होती है, जब बहुत सारी समस्याएं हैं देश में, तो क्या जरूरी है, सबसे पहले क्या जरूरी है। फर्स्ट, स्टार्ट डूइंग नेसेसरी वर्क देन विच इज पॉसिबल। सबसे जरूरी क्या है, नेसेसरी क्या है, कृषि है, खाना है, रोटी कपड़ा मकान, आप सभी लोग जानते हैं। तो सबसे पहले कृषि की बात हुई कि सबसे पहले देश को विकास की पटरी पर लाने के लिए सबसे पहले कृषि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम सीधे सीधे कृषि पे आ जाते हैं। 1951 से 56 के बीच में ये योजना चली और इसका जो मॉडल तैयार किया था हेराल्ड डोमर ने। ठीक है, हमने इसमें लिखा, एक डेट लिखी है, उसके बाद मॉडल लिखा, उसके बाद जो उसका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था, जो भी मुख्य बिंदु रहे होंगे। ठीक है, तो 1951 से 56 तक आप देखेंगे हेराल्ड डोमर का मॉडल था, जिसमें कृषि एवं ऊर्जा को, ठीक है, कृषि एवं ऊर्जा को मुख्य रूप से सबसे ऊपर रखा गया। और आपको मैं बताऊं, कई बार आप कंफ्यूज होते हैं कि हाँ, अगर कोई प्लान आ जाता है तो किस पंचवर्षीय योजना से था, तो इसमें थोड़ा सा आपको भी अपना दृष्टिकोण या अप्रोच बदलना होगा। क्योंकि अगर कृषि की बात होगी तो कृषि के लिए कुछ और बात होगी, भारी उद्योग की बात होगी तो कोई और बात होगी। अगर आप केंद्र बिंदु को अगर याद रखते हैं तो इसका मतलब ये है कि केंद्र बिंदु से रिलेटेड चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि कृषि से रिलेटेड कौन कौन से काम हो सकते हैं, भारी उद्योग से रिलेटेड कौन कौन से काम हो सकते हैं, जो अभी आगे आएगा। तो आप आसानी से, अगर आपको नहीं भी याद रहता है तो आप उसको गेस कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। बात करते हैं कृषि की बात। तो कृषि के विकास के लिए उस समय जो योजना बनाई गई, उसमें सबसे जरूरी क्या था, जो बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं थी। ठीक है, जिसमें दामोदर नदी घाटी परियोजना, भाखड़ा नांगल, कोसी, ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजनाएं बनी। तो इसको मैं नोट कर देता हूँ। इसके जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु थे, दामोदर, सब नदी घाटी परियोजनाएं हैं, दामोदर, कोसी, भाखड़ा नांगल और हीराकुंड। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजनाएं बनी, जिससे लाभ क्या होता है कि हम कृषि में हम उन्नति प्राप्त करते हैं, सिंचाई अच्छी होती है, ठीक है, और हमको ऊर्जा मिलने लगती है, एनर्जी मिलने लगती है, हमारा बाढ़ नियंत्रण होता है। ठीक, तो इस तरह से इस योजना से
इस सारे लाभ होते हैं। और ये योजना उस समय क्या हुई, बहुत ही सफल योजना मानी गई। जितना लोगों ने लक्ष्य रखा था उससे ज़्यादा लक्ष्य भारत को मिला। ठीक, अब दूसरे पे आते हैं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि मैं चूंकि बोर्ड हमारा छोटा है तो हम इसको डिलीट करते जाएंगे, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले एक बार ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए देखते हैं। जब ये खत्म हुआ तो दूसरी बात आते हैं 56 से 61 में जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी महाला नोबिस मॉडल पे, ठीक है, जिसका उद्देश्य ये रखा गया, चूंकि कृषि हमारी बहुत अच्छी हुई थी तो हमने भारी उद्योग को हमने कहा कि भारी उद्योग लगाया जाए जिससे देश की आर्थिक प्रगति हो और पूरा देश का क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय भी जिससे बढ़े और देश की भी आय बढ़े। तो भारी उद्योग, तो भारी उद्योग से 3 चीज़ें 4 चीज़ें आपको याद रखनी है। भारी उद्योग में आपको याद रखना होगा, नोट कर देते हैं हम पहले। भारी उद्योग में आप भिलाई, दुर्गापुर, भिलाई हो गया, दुर्गापुर हो गया और एक हो गया राउरकेला, ठीक है। तो ये 3 बड़े इस्पात कारखाने लगाए गए हैं देश के विकास के लिए। आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जो जाता है वो एक तो ये इनको जानना जरूरी है कि किस पंचवर्षीय योजना में लगाया गया। दूसरा ये कि भिलाई जो है रूस के सहयोग से बना था, दुर्गापुर जो है ब्रिटेन के सहयोग से बना था और ये राउरकेला जो है जर्मनी के सहयोग से बना था, ठीक है। तो ये रही दूसरी पंचवर्षीय योजना की बातें, जो मुख्य बातें थी। अब आते हैं तीसरे पे। तीसरे पंचवर्षीय योजना पर आते हैं 61 to 66 सुखमय चक्रवर्ती योजना, ठीक है। यानी कि जब कृषि और भारी उद्योग में हमने भारी सफलता प्राप्त की प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत, तो अब क्या था कि हमको उसको और आगे बढ़ाना था। और हमने क्या कहा कि आपको एक बात मैं बता दूं, खाद्यान्न आत्मनिर्भरता, ठीक है। क्योंकि जब पहली योजना बहुत सफल हुई थी, दूसरी योजना में क्या हुआ कि भारी उद्योग पे ज़्यादा ध्यान दिया गया, कृषि पे थोड़ा कम ध्यान दिया गया, जिससे कृषि में जो प्रॉफिट होनी थी, जो लक्ष्य हासिल करना था, वो एक्चुअली सेकंड वाले पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य हासिल नहीं हुआ। तो उस समय बहुत स्थिति अच्छी नहीं रही, ठीक है। तो तीसरा हम आता क्या है, खाद्यान्न आत्मनिर्भरता और प्रादेशिक संतुलन, ठीक है। पहली बार पूरे पंचवर्षीय योजना में पहली बार प्रादेशिक संतुलन की बात की गई। प्रादेशिक संतुलन का मतलब कि क्या हुआ कि फिजियोग्राफी में भी संतुलन चाहिए, प्रदेश में भी संतुलन चाहिए और आय में भी, क्योंकि आय में काफ़ी असंतुलन हुआ था उद्योग धंधों से, तो वो भी संतुलन का एक क्या था, एक बहुत बड़ा लक्ष्य था। तो ये हो गया। अब आते हैं हम, उसके बाद क्या स्थिति बनती है तीसरे में। तीसरे में मैं कुछ बातें आपको बता दूं कि ये आपका तीसरा था, ये सबसे अधिक असफल योजना कही जाती है, ठीक है। असफल योजना थी सबसे अधिक। क्यों थी? क्योंकि उस समय इस दौर में अनियमित वर्षा हुई, यानी कि मानसून अच्छी प्रकार से नहीं रहा कि जैसा होना चाहिए, आशा के विपरीत रहा, और सूखा रहा कई स्थानों पे। तो अनियमित वर्षा, सूखा, और जो 2 सबसे बड़े जो युद्ध अब तक लड़े गए हैं 1962 में और 65 में, ठीक है। तो 62 में जब चीन से युद्ध हुआ और 65 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ। तो इन दोनों युद्धों से क्या हुआ कि जो राष्ट्रीय आय की ज़्यादातर संपत्ति जो है युद्ध में लगा दी गई, और जो और चीज़ें जो देश में घट रही थी उस पर ध्यान नहीं दिया गया। इससे क्या हुआ कि हम इसके पहले हमारा एग्रीकल्चर भी कमज़ोर हुआ, हमारा जो उद्योग धंधा है वो भी कमज़ोर हुआ। उन पर ध्यान न देने का ये सब नतीजा था। तो ये सबसे असफल योजना कही जाती है, ठीक है। नंबर 4 पे आते हैं। चूँकि स्थिति बहुत खराब हो गई थी, तो 5 वर्षों का योजना बनाना सरकार को लग रहा था कि आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हो चुकी है। तो उन्होंने क्या किया कि एक वर्ष का योजना बनाया, ये 66 to 69, ठीक है, जिसको प्रथम अवकाश काल कहते हैं। अवकाश काल में पहली बार ऐसा अवकाश काल आया पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, ठीक है, जिसमें एक वर्ष की योजनाएं चलाई गई, ठीक। और इसी समय क्या हुआ कि हरित क्रांति का दौर आया, जो सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किया गया भारत में हरित क्रांति को। अब हरित क्रांति आने का मतलब क्या है
कि उन्नत बीजों का उत्पादन, रासायनिक उर्वरकों का उत्पादन, और रेडियो के माध्यम से, उस समय टीवी बहुत पॉपुलर नहीं थी टीवी, तो रेडियो के माध्यम से जो वैज्ञानिक विधियां हैं जो कृषि के लिए, उसका क्या प्रचार प्रसार इस पर फोकस किया गया इन 3 वर्षों के दौरान। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि हरित क्रांति का समय क्या रहा। ठीक है, अब जब नंबर 4 पे आते हैं, चौथी पंचवर्षीय योजना 69 to 74, इसको अशोक रुद्र या फिर गॉडवेल मॉडल कहते हैं। इसमें स्थिर आत्मनिर्भरता की बात कही गई। ठीक है, क्योंकि बहुत ही स्थिति खराब हो गई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना में, और जो कृषि में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला, तो उसमें क्या था कि अभी तक स्थिर आत्मनिर्भरता, यहाँ पे तो हम स्थिर आत्मनिर्भर हो रहे थे। ठीक है, खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो रहे थे, लेकिन अब क्या था कि हमको, चूंकि जो हमको बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिला, तो उसमें चौथी पंचवर्षीय योजना में हमको स्थिर आत्मनिर्भरता चाहिए थी, और इससे रिलेटेड काफ़ी काम हुए। जैसे एक कह सकते हैं, एक जो था कि रोजगार परक उद्योग। ठीक है, इसमें एक महत्वपूर्ण चीज रही चौथी पंचवर्षीय योजना में, और वो थी रोजगार। रुक जाइए, इसको हम मिटा देते हैं ऊपर का, काफ़ी चीज़ें लिखनी होगी, हमारे बोर्ड थोड़ा सा छोटा है। तो 4 में रोजगार, ठीक है, रोजगार परक उद्योगों का सृजन किया जाना। इसमें एक, अब देखिए एक एक चीज़ें आप नोट करते जाइएगा, मैं सबके सामने नहीं लिख पा रहा हूँ। तो चौथे में कमांड क्षेत्र, ठीक है, कमांड क्षेत्र के विकास कार्यक्रम चलाए गए, और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, राष्ट्रीयकरण किया गया। ये इसमें क्या कहा गया, प्रादेशिक संतुलित विकास। ठीक है, इसके पहले हम जो तीसरे में बात कर रहे थे, तो संतुलित विकास की बात किए थे, इसमें प्रादेशिक संतुलित विकास की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये 3 चीजें आप देखिए, कमांड क्षेत्र विकास, ये चौथी पंचवर्षीय योजना है, और इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। स्थिति बहुत खराब हो गई थी तीसरे में, तो सरकार को पैसे की जरूरत थी, तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके ही आर्थिक उन्नति को पाया जा सकता था, जिससे 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, और प्रादेशिक संतुलन की बात की गई। ठीक है, अब देखते हैं, ये हो गया। अब आगे आते हैं नंबर 5 पे। नंबर 5 पे आप देखेंगे कि 74 से 78 तक डीपी धर मॉडल रहा, और इसका मुख्य बिंदु रहा गरीबी उन्मूलन और आर्थिक विकास। ठीक, तो गरीबी उन्मूलन कई बार पूछा जाता है, क्योंकि गरीबी निवारण यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले जो गरीबी उन्मूलन का जो उद्देश्य रखा गया था, वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था इसको। ठीक है, और गरीबी उन्मूलन से रिलेटेड चीज़ें अभी हमने इसमें बताया। चौथी पंचवर्षीय योजना में आपको याद रखना होगा, कमांड क्षेत्र विकास, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और प्रादेशिक संतुलित विकास। 5वीं में आते हैं तो गरीबी उन्मूलन, चूंकि 5वीं जो है हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसमें हम देख लेते हैं कि गरीबी उन्मूलन जो हमारा बिंदु था, मुख्य बिंदु, उसके लिए क्या क्या किया गया। ठीक है, क्या क्या किया गया। गरीबी उन्मूलन का मतलब कि आप देखिए, शिक्षा, पानी, ठीक है, शिक्षा पानी हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ये 3 चीज़ें इस बार की 5वीं पंचवर्षीय योजना की बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें थी। और इसमें बैंकिंग, ठीक है, बैंकिंग यानी चौथे में जो हम बता रहे थे कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो बैंकिंग को 5वें में जो क्या था कि बैंकिंग, निवेश, कारपोरेशन इत्यादि का बहुत इस पे काम हुआ 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इसके बाद अब जो परीक्षाओं में पूछा जाता है, आदिवासी विकास, सूखा, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र विकास हो गया, इस तरह से ये 3-4 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण रही। ये क्या 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है, तो ये चीज़ें आपको याद ध्यान रखनी होगी। अब आगे आते हैं, इसके बाद कुछ और भी कार्यक्रम थे 5वीं पंचवर्षीय योजना के विकास के अंतर्गत। जैसे मैं नोट करता हूँ, समन्वित ग्रामीण विकास,
समन्वित ग्रामीण विकास, ठीक है, समन्वित ग्रामीण विकास IRDP, ठीक है। और दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण था, अभी ध्यान नहीं आ रहा मुझे, क्या कहते हैं उसको, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार, ठीक है, रोजगार कार्यक्रम, इसका NRE और P। और एक इसमें एक और भी बहुत महत्वपूर्ण रहा था, क्या था, सरहद विकास कार्यक्रम, सरहद विकास कार्यक्रम, क्या था, BAAP, ठीक है ये। तो ये रहा 5वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य बिंदु रहे, जो क्या था, हमको गरीबी उन्मूलन के लिए, ये तो उस दौर में कुछ मुख्य काम थे। और गरीबी उन्मूलन के लिए जो 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो केंद्रीय बिंदु था, उसमें और क्या क्या चीज़ें गरीबी उन्मूलन की, क्या लोगों को घर प्रोवाइड कराना, और इसके पहले हम रोजगार परक उद्योग की बात कर रहे थे, तो रोजगार की गारंटी देना। तो इस तरह से कई सारे कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना में चलाए गए, ठीक। अब तो छठे में आते हैं, तो छठे में कुछ ऐसी योजनाएं चली, ठीक है। ये 80 से 85 में आगत निर्गत मॉडल था। पहले हम पाँचवीं के बाद आपको बता दें कि इसमें क्या रहा, एक गैप रहा, ठीक है, गैप रहा। एक बार क्या रहा, 3 पंचवर्षीय योजना के बाद 3 साल का गैप हुआ, जिसको अवकाश काल कहा गया, जिसमें 1 वर्षीय योजनाएं चलाई गई। हरित क्रांति उस समय इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। उसी तरह से एक बार फिर से इस समय क्या हुआ कि इंदिरा गांधी की जो सरकार थी वो 4 वर्ष में ही गिर गई, यानी कि आप देख रहे हैं ये 74 से 78 केवल 4 वर्ष ही कार्य हुआ, और सरकार जब गिर गई तो उस समय देसाई सरकार आई थी, ठीक है। उस समय जब ये बदला, सरकार बदली, तो उन्होंने पंचवर्षीय योजना को भंग करके 1 वर्षीय प्लान जो है स्टार्ट किया। तो 78 से लेकर 80 तक 1 वर्षीय योजना चली, गुन्नार मिडल मॉडल, और इसको रोलिंग प्लान कहा गया, ठीक है। और इस रोलिंग प्लान में क्या कहा गया, ज़्यादातर कृषि पे ज़्यादा फोकस किया गया। इसके साथ जो इसके पहले की जो योजनाएं थी उसको फिर से क्या किया गया, कंटिन्यू किया गया कि क्या क्या चीज़ें लॉस में चल रही हैं, कैसे हम और विकास कर सकते हैं, कहाँ पे जितना हमने उम्मीद की थी उतनी स्थिति हमको नहीं मिली, उतना विकास नहीं हुआ। तो रोलिंग प्लान के तहत ये काम किया गया। एक बात आपको ध्यान रखना होगा कि मैं एक बात बताना भूल गया कि ये जो चौथी पंचवर्षीय योजना के पास ये 66 से 69 के बीच में एक महत्वपूर्ण चीज पहली बार इंट्रोड्यूस की गई थी, वो था पॉपुलेशन प्लानिंग, ठीक है। उसके कार्यक्रम, परिवार नियोजन कार्यक्रम, ठीक है, कार्यक्रम। ये पहली बार ये 60 के दशक में इंट्रोड्यूस किया गया पहली बार। और जब हम आगे आते हैं तो वही जो परिवार नियोजन वाला जो मामला था उसी को चौथे में भी उसको आगे बढ़ाने का काम किया गया। 5वें में भी गरीबी उन्मूलन के साथ आर्थिक व्यवस्था के साथ हम परिवार नियोजन अभी भी साथ में चल रहा था, ठीक है। अगर हमारा फोकस बिंदु अगली पंचवर्षीय योजना में कुछ और हो रहा है तो पिछली चीज़ों को नहीं भूल रहे हैं, मतलब उनको भी साथ में लेके चल रहे हैं, ठीक। लेकिन हमारा फोकस जो है बदल जा रहा है। 6वीं पे आते हैं। 6वीं पे गरीबी उन्मूलन जो था 5वीं में, उसमें बहुत सफलता नहीं मिली। हालांकि जो उनका लक्ष्य था वो लक्ष्य उन्होंने लगभग पा लिया था, थोड़ा ही अंतर रह गया था गरीबी दूर करने के लिए कि कितना उसमें गरीबी को कम किया गया। उस समय जो मानक था उस हिसाब से काफ़ी लाभ मिला। जो नियम चलाए गए थे, जो भी कार्यक्रम चलाए गए थे, उसमें काफ़ी लाभ मिला। तो फिर भी अभी भी गरीबी देश में बहुत थी, जिससे फिर से जो 6वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें फिर से गरीबी निवारण को एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया गया, और जिसके तहत रोजगार सृजन की बात की गई ये 6वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। अब देखते हैं कि 6वीं पंचवर्षीय योजना में 5वीं हमने बताया, 5वीं और 6वीं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 6वीं की कुछ बात हम बात करते हैं। देखिए ट्राइसेम आपको याद रखना है, TRYSEM, ठीक है। ये ट्राइसेम क्या था, 6वीं पंचवर्षीय योजना का मैं बता रहा हूँ। ट्राइसेम का मतलब कुछ ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए गए हैं ना, ठीक है। आप देखिए ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर यूथ,
ठीक है, यूथ को किस लिए, सेल्फ एम्प्लॉयड करने के लिए, ठीक। तो इस तरह के कार्यक्रम चलाए गए हैं। कुछ और भी कार्यक्रम चलाए गए हैं, मैं इसको नोट करूँ, DWCRA, ठीक है, ये कार्यक्रम। इसमें क्या था, ये जो कार्यक्रम था डेवलपमेंट के लिए चलाए गए थे। किसके डेवलपमेंट के लिए, विमेन एंड चाइल्ड, ठीक है, विमेन एंड चाइल्ड, कहाँ की, रूरल एरिया की, ठीक है। ये कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण रहा छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। अब एक दो और भी चीजें हम इसमें नोट करते हैं छठी पंचवर्षीय योजना में जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, RRLEGP, ठीक है। तो इसमें क्या था, इसमें था जो रूरल, जो लैंडलेस लोग जो थे, ठीक है, उनके लिए एम्प्लॉय गारंटी, यानी कि जो गांव में थे, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉय गारंटी प्रोग्राम, ठीक है। तो ये कार्यक्रम चलाए गए, कैसे उनको रोजगार दिया जा सके। ये हमारा छठे के बाद चल रहा, गरीबी निवारण और रोजगार सृजन की। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर इस तरह की बातें आती हैं, इस तरह के कार्यक्रम आते हैं, तो क्या होगा, हम सीधे समझ जाएंगे कि ये छठी पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है, ठीक है। और देखते हैं छठी के एक और इसमें था, एक बहुत ही महत्वपूर्ण छठी में न्यूनतम आवश्यकता, ठीक है। न्यूनतम आवश्यकता, व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकता क्या है, छठी पंचवर्षीय योजना पे इस पे ध्यान दिया गया कि क्या आवश्यकता, उनको घर चाहिए, पानी चाहिए। हालांकि घर, पानी और रोजगार ये सब हम पांचवी में भी बात कर रहे थे, लेकिन छठी में भी इसको पाने की बात कही गई कि इसको हम और ज़्यादा कैसे इसको और प्रबल बना पाएँ, ठीक। और इसके तहत एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, वो क्या था, वयस्क शिक्षा, ठीक है। वयस्क शिक्षा को इस पे ध्यान दिया गया, फोकस किया गया कि जो लोग शिक्षित नहीं हैं उनको कैसे शिक्षित बनाया जाए। और एक चीज आप ध्यान रखिए, इसमें छठी में गंगा एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान, ठीक है। गंगा एक्शन प्लान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा छठी पंचवर्षीय योजना में। इसके अलावा स्त्रियों के लिए बहुत सारे बहुखंडी उपागम के कार्यक्रम चलाए गए जिनसे उनका विकास हो सके, ठीक। अब आते हैं हम सातवीं पंचवर्षीय योजना की ओर बढ़ते हैं। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में हम देखते हैं 85 से 1985 से लेकर 1990 तक, ठीक है। चूँकि इसमें सफलता मिली, लेकिन और भी हमको चीज़ें चाहिए थी। सफलता के बाद भी जब सरकार देखी कि बहुत बराबरी नहीं है, सामाजिक न्याय नहीं है, तो उसको एक मुद्दा बना के रखा गया। आगत निर्गत मॉडल सेम था, कुछ उसमें चेंज नहीं था, कोई किसी भी मॉडल को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। और उसमें जब हमारी जो सातवीं पंचवर्षीय योजना होती है, तो विकास और वृद्धि, उसके बाद बराबरी और सामाजिक न्याय, यानी कि जिस तरह से जाति, धर्म और गोरे काले तमाम तरह के सामाजिक अन्याय होते हैं, स्त्री और पुरुष, तो इस तरह से उन पर फोकस किया गया कि किस तरह से वृद्धि और बराबरी और सामाजिक न्याय को पाया जा सके। तो इसके लिए क्या क्या, सातवीं पंचवर्षीय योजना में वृद्धि, बराबरी और सामाजिक न्याय। तो सातवीं में देखते हैं क्या क्या था। सातवीं पंचवर्षीय योजना में इसके लिए खोले कुछ और इसमें कार्यक्रम क्या थे, बहुत महत्वपूर्ण थे, जो ग्रामीण रोजगार, ठीक है, रोजगार कार्यक्रम बनाए गए, कार्यक्रम, ठीक है। और एक ग्रामीण रोजगार तो हो गया, और जो ग्रामीण भूमिहीन लोग थे, ठीक है, ग्रामीण भूमिहीनों के लिए भी रोजगार चलाए गए, रोजगार योजना, ठीक है। ये हो गया सातवीं पंचवर्षीय योजना में। एक इसमें महत्वपूर्ण चीज रही, वो क्या था, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहर रोजगार योजना ये चलाई गई थी 89 में, ठीक है। तो ये सातवीं पंचवर्षीय योजना के कुछ प्रमुख बिंदु हैं जो आपको याद करने हैं, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं जो आठवीं पंचवर्षीय योजना थी। आगे आते हैं हम लोग। 92 से 97 ये मिलर मॉडल था, और इसमें बात कही गई
कि अभी तक हम बात कर रहे थे, थोड़ा सा इसके पहले एक छूट गया 90 से 92, ठीक है। इसमें भी अवकाश काल रहा जिसमें आर्थिक मंदी आ गई थी। आर्थिक मंदी, बहुत स्थिति खराब हो गई थी आर्थिक रूप से, पूरे देश की, पूरे विश्व की स्थिति खराब हो गई थी। और इस स्थिति में डॉक्टर मनमोहन सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्य बहुत ही उल्लेखनीय रहा। उन्होंने भारत को बहुत ही, जो गर्त में जाती आर्थिक स्थिति थी उससे निकाला अपने काम के माध्यम से। 92 से 97 में जब मिलर मॉडल आता है, तो मिलर मॉडल में जब हम काफ़ी चीज़ें बात करते हैं तो अब संसाधनों की बात होने लगती है, तो ये कंसेप्ट आता है कि मानव भी क्या है, बहुत बड़ा संसाधन है। और मानव संसाधन कब बनेगा, जब वो स्किल्ड होगा, जब वो कौशलपूर्ण होगा, जब वो रोजगार बना सके, रोजगार दे सके। तो कुछ ऐसी स्किल होनी जरूरी है कि जो मनुष्य है वो क्या वो संसाधन बन जाए। जब तक उसके अंदर कुछ नहीं होगा, कुछ क्वालिटी नहीं होगी, तो संसाधन नहीं बन सकता है। संसाधन का मतलब क्या है कि जो हमारे उपयोग में आए। तो मानव को संसाधन बनाने के लिए तमाम स्किल्ड कार्यक्रम चलाए गए, स्किल के बेसिस पे, कौशल के बेसिस पे, ठीक है। तो ये, और इसके लिए बहुत सारे ऐसे संस्थाएं बनाई गई, तो संस्थाओं के माध्यम से लोगों को स्किल्ड करने की कोशिश की गई, ठीक है। अब आते हैं हम 9वीं पंचवर्षीय योजना, जो 1997 से 2002 में रहा। इसमें मॉडल फिर से आगत निर्गत रखा गया, जिसमें चूंकि अभी भी जो वृद्धि बराबरी सामाजिक न्याय हासिल नहीं हुआ था, शायद वो आज भी हासिल नहीं हुआ हो, या फिर बहुत लोगों के मन से लगता है कि सामाजिक न्याय हासिल हो चुका है, बहुत लोग कहते हैं नहीं हुआ। तो अभी भी ये क्या, एक डुअलिज्म का एक विषय बना हुआ है। तो अभी भी सरकार को लगता था कि सामाजिक न्याय हासिल नहीं हुआ है, तो उन्होंने सामाजिक न्याय और समानता को फिर से क्या किया, अपना मुख्य बिंदु बनाया। तो ये हो गया 9वां। और 10वें में आ जाते हैं, कहाँ गया, 10वें में आ जाते हैं। तो 10वें में कुछ नहीं, सीधे इन्हीं को हम आगे फोकस किया भारत सरकार ने, ठीक है। 11वें में आ जाते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 तक रही, ठीक। और इसमें भी तीव्र और समावेशी विकास। समावेशी विकास का मतलब कि पहले तो क्या था कि जो भी विकास चल रहे थे उसको तेज करना, उसको और भी इसको उसमें स्पीडअप करना। और समावेशी विकास का मतलब है कि जो भी चीज़ें हैं देश में, जो एक बहुत ही अमीर को, एक धनाढ्य को, तो उनको क्या है, समावेशी विकास का मतलब कि हर एक जाति, हर एक धर्म, हर एक संप्रदाय, अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके पास जो है, जो भी विकास है, विकास की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो क्या है, सबके पास पहुँचे। यानी कि जो अमीर व्यक्ति जो लाभ ले सके, वही लाभ क्या है, एक गरीब व्यक्ति भी देश में ले सके। तो समावेशी विकास की बात की गई। उसके बाद आखिरी आता है, चूंकि 12वीं पंचवर्षीय योजना हुई, उसके बाद पंचवर्षीय योजना नहीं हुई, तो इस पंचवर्षीय योजना के तहत तीव्र समपोषणी विकास, पहली बार समपोषणीय विकास की बात की गई। और जो समावेशी विकास था उसको क्या था, और अधिक समावेशी विकास बनाना। तो ये पंचवर्षीय योजना का क्या रहा, लक्ष्य रहा कि जो भी समावेशी विकास है उसको और भी कैसे हम उसको तेज कर सकें। तो इस तरह से ये रहा आपका पंचवर्षीय योजना की पूरी बातें, जो मुख्य, हालांकि इसमें बहुत सारी बातें हैं। तो कई बार क्या ग्रोथ रेट रहा, कितना लक्ष्य रखा गया, कितना मिला, कितनी सफल रही, कितना असफल रहा, हर एक पंचवर्षीय योजना का क्या है, अलग से मूल्यांकन है। तो उतनी चीज़ें न जानकर हम, जो प्रमुख चीज़ें हैं, जो फोकस रहा, जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा है टीचर्स के लिए, प्रोफेसर्स के लिए, तो उसके लिए हम कुछ ये चीज़ें हम नोट कर रहे थे। अब होता है इसमें कैसे याद करें, बड़ी समस्याएं होती हैं। तो आप थोड़ा सा इसमें कुछ नंबरों को ध्यान रखिएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो 1951 को पंचवर्षीय योजना शुरू हो रही है और 2012 तक चल रही है, ठीक है। और 2012 तक टोटल पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं 12। ये आपको याद रखना है कि हाँ, अब तक हमारे देश में ये भी प्रश्न हो सकता है कि हमारे देश में कितनी पंचवर्षीय योजनाएं हुई हैं। तो 12 पंचवर्षीय योजना हुई। पहली पंचवर्षीय योजना कब से शुरू हुई, देखिए पंचवर्षीय योजना का डेट कोई भी पूछा जा सकता है, तो याद करना, मॉडल कोई भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और जो मुख्य बिंदु हैं किसी के भी पूछे जा सकते हैं, या मुख्य बिंदु के तहत क्या क्या विकास कार्यक्रम किए गए हैं, क्या क्या भारत सरकार ने कार्यक्रम चलाए हैं, वो भी पूछे जा सकते हैं। पूछा कुछ भी जा सकता है, कुछ ऐसा भी पूछा जा सकता है जो मैं यहाँ ना बता पाऊँ या मैंने न बताया हो,
तो कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल जो मुख्य चीज़ें हैं आप इसको देखिए। 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली जिसमें 3 अवकाश काल रहे। सारे डेट आप याद करने में आपको दिक्कत हो रही है। 3 अवकाश काल आपको याद रखना है कि 1, 2 और 3, ठीक है। 51 से शुरू हुई, 15 साल बीत गया, ये आ गया 66, ठीक है। 3 पंचवर्षीय योजना 51 से शुरू हुई पहली, और जब 3 हुआ तो क्या हो गया, 5 तरीके 15 साल जब जोड़े तो ये 66 आ गया। तो 66 से 69 तक 3 पंचवर्षीय योजना के बाद 3 साल का गैप मिला, ठीक है। ये क्या है, 3 साल का गैप मिला। उसके बाद 2 पंचवर्षीय योजना के बाद 2 साल का गैप मिला। उसके बाद फिर से 2 पंचवर्षीय योजना के बाद 2 साल का गैप मिला। तो पहले 3, 2, 2, ठीक है। जैसे जैसे पंचवर्षीय योजना रही वैसे वैसे वर्षों का क्या हुआ, गैप भी रहा। 3 पंचवर्षीय योजना के बाद 3 साल का गैप, फिर 2 के बाद 2 पंचवर्षीय योजना के बाद 2 साल का गैप, और फिर से 2 पंचवर्षीय योजना के बाद 2 साल का गैप, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि आपको सभी ध्यान रखने हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि हम किसी चीज़ को हमको छोड़ना नहीं है, ये हो गया। और कई बार आपको कुछ चीज़ें और भी ध्यान रखनी होगी कि ये क्या है, ये क्रम है, ठीक है। ऐसे ही नहीं कि अचानक से हम तीव्रतम समावेशी विकास पे आ गए। कई बार हमको चीज़ें याद नहीं रहती हैं, परीक्षा में ऑप्शन कुछ ऐसे बहुत क्लोज होते हैं, तो हमको कुछ गेस करना होता है, एलिमिनेट करना होता है। तो हमने क्या की देखा था, पहले हमने कृषि देखी थी, कृषि और एनर्जी देखी थी, एग्रीकल्चर एंड एनर्जी। उसके बाद हमने क्या, इंडस्ट्री देखी थी, भारी उद्योग देखा था। उसके बाद हम स्थिरता की तरफ आए, फिर स्थिर आत्मनिर्भरता की तरफ आए। जब हम लोग ये सब पाने लगे तो हमको क्या, हमको दिखा कि गरीबी है, गरीबी निवारण के लिए कार्यक्रम चलाया गया। देखिए जो भी कार्यक्रम हैं कई बार हमको याद नहीं होता, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर हम एग्रीकल्चर या कृषि की बात कर रहे हैं तो कृषि से संबंधित अगर कोई आपको योजना दी जाती है, ठीक है, तो आपको इतना समझना होगा कि अगर मान लीजिए कि हीराकुंड परियोजना दी गई, तो हीराकुंड परियोजना से सबसे ज़्यादा लाभ क्या है, कृषि को है ना। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि कृषि है। और तो ये तो रही सारी बातें, और इसको आप देखिए, समझिए, और जो नहीं समझ में आता है तो आप हमसे पूछते रहिए। अगर आपको बहुत कभी दिक्कत होती है विषय में तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं अपना नंबर लिख देता हूँ, 91 417 886। आपको कभी दिक्कत हो गया तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर मुझे यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, और जो भी आपको प्रॉब्लम लगती है। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ, मुझे जो लगता है कि जो समस्या स्टूडेंट्स की हो सकती है, तो मैं गिन गिन के जो भी जो प्रॉब्लम ओरिएंटेड जो चीज़ें हैं, जो कई बार कन्फ्यूजिंग होते हैं, तो ऐसे ही टॉपिक को मैं फोकस कर रहा हूँ। और मैं कोशिश करूँगा कि बहुत जल्दी से जल्दी आपके लिए एक और कुछ इम्पोर्टेंट वीडियो ले आ सकूँ। तो अभी आप इसको देखिए, समझिए, और आपको जो हमारा पिछली वीडियोस हैं उसको भी देखिए, बहुत ही ज़रूरी है वो सब भी, यूजीसी के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से वो बहुत ही ज़रूरी है। तो ठीक है, देखते रहिए।